लेकर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पहले सिलेबस को पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर एक-एक करके एक-एक चैप्टर को हम लोग धीरे-धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं कि जो मैथ है, यहाँ पर जो मैथ आएगा उसमें सबसे पहले हम मैथ की चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर। मैथ जो है दो प्रकार के होगा, एक तो होगा अर्थमेटिक्स और अर्थमेटिक्स के जो चैप्टर होंगे वो अलग होंगे, लेकिन एक जो होगा एडवांस होगा, एडवांस मैथ, एडवांस एडवांस मैथ होगा। तो इसमें और एक होता है जिसको हम कहते हैं DINDS, जिसको डाटा इफिशिएंसी कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, इन तीन टॉपिक में हम धीरे धीरे एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आगे के बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले एक भाग हम बात करते हैं टाइप 1। टाइप 1 की बात करते हैं हम, टाइप वाइज करके इसमें पढ़ाएंगे, एक एक टाइप का एक एक यहाँ पर। अभी अर्थमेटिक पहला इसमें पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पर्सन। यहाँ पर बात करते हैं जिसको अनुपात एंड समानुपात। एक होगा अनुपात और फिर क्या होगा, समानुपात। इसमें दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एज यानी कि आयु संबंधित। इसमें तीसरा जो होगा आपका, इसमें पार्टनरशिप पढ़ेंगे जिसको साझेदारी कहते हैं, साझेदारी। और अगला है इसमें जो अगला 4 नंबर जो सिलेबस है, इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा औसत एवरेज जिसको कहते हैं। और पांचवा जो होगा इसमें जिसको दौड़ कहते हैं, दौड़। यहाँ पर अगर दौड़ यहाँ पर देखेंगे, दौड़ अंतिम में हम लोग टाइम एंड टेंस में जिसमें पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इस वाले में ये जो होगा अनुपात समानुपात के साथ साथ एज और पार्टनरशिप और औसत जिसको एवरेज कहते हैं, एवरेज। और इस तरह से इसमें पांचवा जो होगा इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण के करने का जो तरीका होता है उसको एलिगेशन कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मिश्रण को मिलाने का जो तरीका होगा उसके क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। तो टाइप 1 में कुल मिलाकर कितना है, तो 5 चैप्टर है और इसको धीरे धीरे से इसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बात करते हैं टाइप 2। और टाइप 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको पहला है इसमें परसेंटेज होगा, जो प्रतिशत होगा, प्रतिशत। अगला इसमें दूसरा का पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज के बाद डिस्काउंट जिसको यहाँ पर कहते हैं बच्चा। क्या कहेंगे, बच्चा या छूट। हम लोग क्या पढ़ेंगे, बच्चा या छूट। और तीसरा होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगला इसमें आएगा, इसी वाले में अगर हम अगला बात करते हैं जिसको 1I कहते हैं। 1I के मतलब है सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। और अगला इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसमें ये 4 नंबर है आपका। और जो जब इसके बाद अगर हम कहते हैं, इसी में एक 5वां टॉपिक आता है जिसको प्रॉफिट एंड
लॉस के बाद कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ये लाभ हानि के क्वेश्चन है। लाभ या हानि के बात करते हैं। लाभ या हानि में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वाले में, और ये जो होगा टाइप नंबर 2 के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगला है इसमें टाइप 3 और टाइप 3 के अंतर्गत पहले इसमें चालू करेंगे टाइम ऑफ पीक एंड डिस्टेंस जिसको समय, चाल और दूरी की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगला इसमें अगर हम बात करते हैं, पहला दूसरा हो जाएगा ट्रेन पढ़ लेंगे, और इसके बाद जिसको रेलगाड़ी कहते हैं, रेल गाड़ी के संबंधित प्रश्न के बात करते हैं। और तीसरा इसमें आ जाएगा बोट, नाव और धारा। इसका अगला है चौथा, जिसको दौड़ कहते हैं, इसमें दौड़ पढ़ लेंगे। और इस तरह से ये जो टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। एक नंबर सिस्टम होगा, और नंबर सिस्टम हम शुरुआत करेंगे सिस्टम। इसमें सबसे पहले इसमें शुरुआत करने वाले हैं हम लोग इसी वाले को, नंबर सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, चालू करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बात करते हैं, तो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम आता है, और नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ और अन्य सभी भांस में। एक भांस मैथ जो होगा, इसके बात करते हैं हम। तो पहला इसमें होगा जियोमेट्री जिसको बात करते हैं ज्यामिति और ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे। और ज्यामिति में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दुखार का, कि 2 नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में 2 इसमें भाग हम बचेंगे। एक होगा बेसिक भाग, और दूसरा का होगा, इसमें हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई और दूरिया कहते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति में 2 भागों में है। एक तो बेसिक भाग है इसका, और इसी में बेसिक भाग में ही एडवांस आता है। एडवांस जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तीसरा का जो चैप्टर है, इसमें पढ़ने वाला है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन जो होगा, इसमें अगर हम बात करते हैं क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में दो भागों में बांटेगा। एक होगा 2D आकृति, एक होगा 3D आकृति। इसको त्रिविमीय कहते हैं, त्रिविमीय। और त्रिविमीय हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें द्विविमीय। तो ये आपका कौन होगा, सिलेबस होगा इस तरह से। अगर हम बात करते हैं आगे, इसी में चौथा जो चैप्टर आएगा, जिसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होगा, और निर्देशांक ज्यामिति जिसको कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें अगला चैप्टर कौन होगा, निर्देशांक ज्यामिति होगा। अब देखेंगे कि आगे इसके चैप्टर जो होंगे, इसमें 5वां नंबर जो होगा, जिसको एलजेब्रा होगा। एलजेब्रा बहुत बड़े भाग है, जिसको हम लोग बीज गणित कहते हैं, बीज गणित। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं का बीज गणित इसमें। और इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 5 गो टॉपिक है, जो एकदम का है कि इसमें 5 गो टॉपिक पढ़ना होता है, और इन्हीं 5 से का क्वेश्चन पूछता है। आजकल इसमें प्रोबेबिलिटी आ गया है, प्रोबेबिलिटी परीक्षा जिसको कहते हैं। तो परीक्षा भी हो जाएगा। परीक्षा एक होता है क्रमचय और संचय, 7वां हो जाएगा क्रमचय एंड संचय। जिसमें ये कभी कभार रेलवे वाला क्वेश्चन में एगो और होता है, इसमें
तो इसमें जैसे रेलवे का आप पढ़ेंगे तो उसमें माध्य, माध्य, माध्यिका, माध्यिका और बहुलक होगा, और बहुलक। तो ई जब बहुलक, जब आप रेलवे की परीक्षा देंगे तो इस तरह से इसमें भी आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अंतिम तक पढ़ लेंगे इसको। अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम। DINTS में हम लोग 5 टाइप के पढ़ेंगे इसमें, और पांचों टाइप धीरे धीरे से बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे। बाकी ये सिलेबस था, आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे इसमें नंबर सिस्टम, ठीक है। हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम होगा इसको कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसको क्या कहते हैं जी, संख्या पद्धति। अर्थात संख्याओं के लिखने के तरीका को, संख्याओं को लिखने की जो तरीका होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि इस संख्या पद्धति में 2 प्रकार के संख्या पद्धति होगा। एक तो होगा रियल नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं कि वास्तविक संख्या पद्धति। एक होता है कि वास्तविक रियल नंबर, अगर जिसको हम गिनती के रूपों में प्रयोग करते हैं, गिनती के शब्दों में प्रयोग करते हैं, उसको रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। और दूसरा का अगर हम बात करते हैं जिसको 11th क्लास में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहें, या इसी वाले को नंबर कहें, या इसी वाले को एक और नाम से जानते हैं, इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम जो होता है, ये होता है जिसको हम कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कहते हैं कि समिश्र संख्या, इसको कहते हैं समिश्र संख्या। लेकिन इस वाले को कहते हैं हम जिसको काल्पनिक संख्या पद्धति, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या पद्धति। देखिए दोनों में अंतर है। इस वाले को अगर हम बात करते हैं, इसको संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। -1, -2, -3 और -4 और इस तरह से इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो संसार की जितनी भी संख्या है जिसको गिनती के शब्दों में प्रयोग किया जाता है उसको वास्तविक संख्या पद्धति कहते हैं। लेकिन इसका भी गिनती का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात सुने, जो ये समीकरण होता था x² प्लस में 1 बराबर 0, तो इस वाले समीकरण के अगर हम बात करते हैं तो इस वाले के x² और इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस में। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो इसको दर्शा सके कि माइनस के अंदर वर्गमूल निकाल सके। तो जो माइनस के अंदर वर्गमूल जब नहीं निकलता था तो इस वाले संख्या को कहा गया, काल्पनिक संख्या। इसका भी वर्गमूल निकालने का जो तरीका था उसको इस तरह से कर दिया गया कि रूट के अंदर अगर हम बात करते हैं -1 है तो इसको i द्वारा सूचित कर दें। आई का होता है, आई को कहते हैं हम लोग आयोटा, इसको आयोटा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इस रूट के अंदर -1 को हम आई से सूचित कर दिए। तो इस वाले की संख्या पद्धति में यहाँ पर अगर हम 0 हो जाए, यहाँ इधर होता है आई, इधर होता है 2i, इधर 3i और इधर 4i, तो हम कहते थे कि यहाँ पर माइनस में i, माइनस में 2i, माइनस में 3i। तो जो काल्पनिक संख्या होता था इस वाले में एक चर पद से इसमें क्या करते थे, गुणा कराते थे और ये काल्पनिक रूप में धारण कर लेता था।
यही काल्पनिक संख्या। अब एक और है नंबर सिस्टम, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे। जब यहाँ पर देखेंगे कि जब जिसको बाइनरी 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 सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। यहाँ पर बाइनरी जो सिस्टम होगा यह आपको पढ़ना है, लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा है, जिसको द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तो इस तरह से अगर बात करते हैं तो जो नंबर सिस्टम है 3 प्रकार के होता है, और 3 प्रकार में हम लोगों को पढ़ना है। जो कंपटीशन के एग्जाम के तैयारी की बात करते हैं, यहाँ पर ये तीनों अंक है, ये तीनों आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो संख्या की गणना करने में अगर बात किया जाएगा तो इसका ज्यादा प्रयोग होता है। और कंप्यूटर के शब्दों में जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो इसके शब्द का प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर का। लेकिन जब आप क्लास 11th में पढ़े होंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया होगा, तो आई की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन सभी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे। देखते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं इसका। ये जो है, इसको जो संख्या पद्धति है, जो वास्तविक संख्या पद्धति है, कहते हैं कि वास्तविक संख्या पद्धति। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर संसार के, यानी कि हम कहते हैं कि कभी इसको परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या भी इसको कहते हैं, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं। आप देखें कि इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके द्वारा, आर के द्वारा इसको सूचित किया जाता है, इसको वास्तविक संख्या पद्धति को। तो ये यहाँ पर जो भी निगेटिव पॉजिटिव एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, 0.5, 1/2, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.33। ये जितनी भी संख्याएं हैं जो गणना के तौर पर प्रयोग किया जाता है, सभी के सभी का है वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में, 2 भागों में। पहला इसमें होगा, इसमें परिमेय संख्या, पहला संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या। और दूसरा कौन है इसमें, तो अपरिमेय संख्या। पहला है इसमें परिमेय संख्या और दूसरा कौन है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्या पे, एक बार देखेंगे इसको कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या से बात करते हैं यहाँ पर, कि पहले हेडिंग देंगे यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रेशनल नंबर। यानी कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 2/3 है, 0.5 है, 0.5 का मतलब 5 में दशमलव के लिए 1 और इस तरह से 10 कर देंगे, काट देंगे, 1/2 हो जाएगा।
1/2 भी लिख सकते हैं। 25 बाका में 7। यहाँ पर जी की संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या होने का भी कुछ गुण है, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक और बात इसी वाले में, जी का संख्या का वर्ग मूल निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कभी अगर बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, रूट के अंदर 1 तो इसका 1 हो जाएगा, रूट के अंदर 4 तो 2 हो जाएगा। इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो क्या परिमेय है कि ना है। अगर हम बात करते हैं रूट के अंदर 9, तो 9 का वर्गमूल 3, 3/1 का p/q के रूप में है कि ना है। यहाँ पर 16 तो इसका 4 हो जाएगा। इसी तरह रूट के अंदर 25 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और रूट के अंदर 36 हो जाएगा तो 6 होगा, रूट के अंदर 49 होगा तो 7 हो जाएगा। रूट के अंदर यहाँ पर बात करते हैं 64 होगा तो 8 होगा, रूट के अंदर 81 होगा तो 9 होगा, और इस तरह से रूट के अंदर 100 हो जाएगा तो 10, और रूट के अंदर 121 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 11। 144 के कितना हो जाएगा, 12, और 169 कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में अगर कोई संख्या पूछा जाता है तो इस तरह से दे देता है, और आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा। जो रूट के अंदर पूछेगा कि इसके कौन से परिमेय संख्या है। अगला बात, अगर हम इसी वाले में अगर हम कहते हैं कि कुछ इस प्रकार से लिख दें, रूट 2√7 में इस तरह से, और समान संख्या है ऊपर और नीचे, ये कट जाएगा, और कटने के बाद ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। कभी कभी ऐसे दे देता है कि 3, एग्जाम्पल के तौर पर 3√7 बाका में 4√7, तो 7 के 7 खत्म हो जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा, 4। ये भी परिमेय संख्या। जब ऊपर और नीचे समान संख्या होता है तो संख्याएं क्या होती है, कट जाती है, चाहे वो अपरिमेय होगा तब भी, अपरिमेय होगा तब भी। तो हम एजा से बात किए, इतना तक आप एक बार यहाँ से देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी आगे है इसमें परिमेय में। परिमेय हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर बात करते हैं कि समान अपरिमेय संख्या को गुणा कर दे या भाग कर दे तो परिमेय होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर बात करते हैं गुणा के लिए, अगर गुणा होगा तब क्या होगा। दो समान के गुणा कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, रूट के अंदर 3 गुणे रूट के अंदर 3, आप देखें कि रूट के अंदर 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो ही इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। इसी प्रकार से अगर ये संख्या हो जाता है, जिसे मान लो हम बात करते हैं कि 7 गुणे रूट के अंदर 7 हो जाए, तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा,
और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आती होगी हमेशा कि आप बताइए कि इसको 3 बार गुणा कर देते क्या होगा, 7 गुणे रूट के अंदर 7 गुणे रूट के अंदर 7, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको तो ये अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कारण है इसको कि इस साथ साथ का अगर हम बात करते हैं तो 7 गुणे 7 तो इसको लिख सकते हैं 49 का वर्गमूल 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7, तो 7 √7 हो जाएगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसीलिए क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो देखिए जब जोड़ा के रूप में दिया गया हो, किसके रूप में, जोड़ा के रूप में, या तो 2 गो दिया गया हो, या तो 4 गो दिया गया है, या तो 6 गो दिया गया है, या तो 8 गो दिया गया है, अगर समान संख्या दिया गया है तो उस स्थिति में ये परिमेय होगा। अगर विषम के रूप में दिया गया है तो अपरिमेय होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भागा में, अब भागा में बात करते हैं, देखिए लिखा गया है कि 5 √7 बाका में यहाँ पर 6 √7, तो देखिए ये समान संख्या है तो कट जाएगा और 5/6 हो जाएगा तो परिमेय होगा। आप देख लेंगे इसको P/Q के रूप में लिखा गया है तो क्या इसको परिमेय लिख सकते हैं। देखिए लिख देंगे 7/8 और यहाँ पर रूट के अंदर 14 और यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर 14 कर देंगे और यहाँ पर रूट के अंदर 14 कर देंगे, तो ये दोनों तो अपरिमेय है लेकिन कट जाएगा ये, तो 7 बचा में 8 बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि P/Q के रूप में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या की ओर। किसके, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कौन दिक्कत है, आज एक बार आगे देखें, कमेंट कीजिएगा। हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, देखिए रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 3 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 इस तरफ आगे तक चला जाएगा। रूट के अंदर 2 तो इसका वर्गमूल निकलेगा 1.414 इस तरफ आगे तक चला जाएगा। रूट के अंदर 5 जो है इसको लिखेंगे 2.4 इस तरफ आगे तक चला जाएगा। तो जिसका अगर हम बात करते हैं, जो भी विषम संख्या है, दुनिया के कोई भी विषम संख्या है, लेकिन कुछ कुछ छोड़कर लेकिन जितने भी अगर हम कहते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या है, जितने भी अभाज्य संख्या है वह जितने भी अभाज्य संख्या है उसे वर्गमूल ज्ञात करने पर वह एक अपरिमेय होगा। अगर हम कहते हैं कि अगर जितने भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जितने भी अभाज्य संख्या कौन होता है, जो स्वयं और एक से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकाल सके। लेकिन अगर इसी वाले को एकदम आराम से थोड़ा सा अलग भाषा में कहें तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहा जाता है।
तो ई है दोनों परिमेय और अपरिमेय। आपको यहाँ तक हम समझा चुके, यहाँ पर कोनो दिक्कत है? आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका है परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या में दो प्रकार के होते हैं। जो आपका बात करते हैं, पहला इसमें भाग होगा आपका, पहला भाग होगा इसमें, दूसरा भाग होगा। दो प्रकार के, पहला होगा इसमें डेसिमल, डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव, दशमलव, दशमलव संख्या। पहला होगा दशमलव संख्या, दूसरा होगा इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है, एक दशमलव संख्या। दशमलव के मतलब है कि दशमलव में भी दो प्रकार का होगा। एक होगा जिसको टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जिसको पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं, संख्या। एक होता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसको कहते हैं कि नॉन, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कि अपुनरावृत्ति संख्या। इसको देखेंगे एक बार, यहाँ पर ध्यान देंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि 0.333333 इस तरह से चलता जाएगा। 0.87878787 इस तरह का आप देखे होंगे कि जो बार बार एक ही अंक 5 6 और इस तरह से आते जाएगा, 5 6 आगे तक चलाते जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको पुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। लेकिन अपुनरावृत्ति का मतलब एक ही बार में अगर भाग दिए ये कट के खत्म हो जाता है। 0.832 इस तरह से होता है, 0.5456 इस तरह का है। तो जो कट जाता है पूरी पूरी तरह से कुछ कुछ दशमलव के अंक के बाद, उसको अपुनरावृत्ति संख्या कहते हैं। जो कटता नहीं है, बार 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 एक ही संख्या आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति संख्या। जैसे अगर 1/7 को भाग दे दीजिए तब आपको पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पर पूर्णांक संख्या होगा, तो पूर्णांक संख्या जो संख्या पूर्ण हो, अर्थात जिसको खंड नहीं किया जाता है, किया गया है, वो संख्या। तो पूर्ण संख्या के रूप में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये संख्या होगा 0 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 और -4। तो देखेंगे ये संख्या जो है, ये इसमें टुकड़ा नहीं किया गया है। और इसमें जो आएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें,
तो इसमें 3 प्रकार के होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे यही जा, पहल का है धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। कौन है जी? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर देखेंगे धनात्मक का मतलब है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के इंफिनिटिव तक चल जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें जीरो, बात करते हैं जीरो यानी कि शून्य, अगर शून्य कोई पूछेगा क्या है, कौन सा पूर्णांक है, तो इसको हम कहते हैं कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इधर वाले, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, जिसको निगेटिव इंटीजर कहा जाता है। कौन कहा जाता है? निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह से जाएगा इंफिनिटी तक। तो निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो का होगा, न तो धनात्मक होगा और ना ही का होगा ऋणात्मक होगा। लेकिन इस धनात्मक पूर्णांक में अगर हम बात करते हैं तो पहला इसमें जो संख्या आता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या जी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 इस तरह से आता है और इसको n तक चला जाएगा, ये n तक लिखते हैं, n तक यानी कि नेचुरल नंबर n तक चला जाता है। तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसी से निकलता है। तो हम एक बात देखेंगे, अब इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इस वाले से कौन सा संख्या निकलता है। एक बार यहाँ तक देख लेंगे, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे इसमें है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्या। कौन है जी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम बात करते हैं तो पूर्णांक का पॉजिटिव इंटीजर में इसमें आया है कौन? पूर्णांक संख्या में जिसको हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, इंटीजर जो होगा पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कौन सा बात आएगी।
यहाँ पर देखेंगे सबके पहले कि इसमें एक बात निकलता है सबके पहले इस वाले में पहला कि जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकृत संख्या की बात करते हैं। तो प्रकृत संख्या गिनती की सभी संख्या, यहाँ पर गिनती की सभी संख्या होती है। तो गिनती वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं? गिनती संख्या है। तो जिसको कहते हैं हम कि 1 2 3 4 और इस तरह से n तक है, ये संख्या क्या कहलाती है? प्रकृत संख्या कहलाती है, जो पूर्णांक संख्या से निकलकर आती है। इसी वाले से निकलता है, इसी वाले से यहाँ पर बात करते हैं कौन सा संख्या? तो पूर्ण संख्या। कौन संख्या जी? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। कौन? तो होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? तो इसको हम बात करते हैं यहाँ पर होल नंबर के। तो जीरो के क्या होता है? जो संख्या जीरो के 1 2 3 4 5 और इस तरह से n तक चला जाए, सिर्फ और सिर्फ जीरो शामिल होता है इसमें, तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाने लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसी वाले कम संख्या में, अगर हम बात करते हैं कि गिनती की संख्या में से यहाँ पर कम संख्या निकल जाता है, इसी में से कम संख्या को इंग्लिश में या तो इवेन नंबर कहेंगे, या इसी को हम एक और कहते हैं इंग्लिश में ही, जिसको सम नंबर भी कहते हैं। एक बात ध्यान देंगे इस तरह से, तो ये जो होता है, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 इस तरह से जो अंतिम संख्या होता है इसको 2n प्लस इस तरह से 2n द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसके द्वारा 2n। अभी पूछा गया था ये प्रश्न, बताइए कि 2n क्या होता है? यहाँ पर एक सम संख्या होता है। अभी एक बात और सुनेंगे कि यहाँ पर अभी लिख देते हैं कि जीरो क्या है। तो जीरो अगर हम आगे चलकर हम बताएंगे कि जीरो जो है एक सम संख्या है। जीरो अभी पूछे थे कि न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, लेकिन जीरो क्या है? तो सम। जीरो एक यहाँ पर लिख देते हैं कि सम संख्या है। सम संख्या है। कैसे है? आपको अभी तुरंत प्रूव करके दिखा देंगे यहाँ पर आगे चल। ठीक है, सम संख्या है। आगे चल के इसका प्रूफ करेंगे हम किस प्रकार से सम संख्या। अगला इसमें हम पढ़ रहे हैं कि संख्या भी पढ़ रहे हैं, तो संख्या के बारे में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अगला है विषम संख्या। कौन संख्या जी? विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ऑड नंबर। तो ये संख्या कहते हैं कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। जो संख्या दो के पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। और जिसको अंतिम संख्या 2n प्लस 1 द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसी वाले संख्या से और संख्या निकली है, इस बात को ध्यान देंगे। इसी वाले से कैसे आपको पता चले? तो जो यहाँ पर बात करें पूर्णांक संख्या में जीरो से लेकर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, इसी वाले संख्या से एक और निकलता है जिसको कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इसका दो परिभाषा है। पहला परिभाषा की बात करते हैं हम, जो संख्या एक तथा स्वयं से विभाज्य हो
लेकिन ये परिभाषा अधूरा है और पूरा नहीं है। कारण है इसके पीछे, आपको बता देंगे थोड़ा देर में। और इसका दूसरा परिभाषा जो है, इसका दूसरा परिभाषा जिसका संख्या का संख्या का संख्या का दो अलग 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 दो अलग अलग क्या हो, गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, दो संख्या के जिसका अलग अलग गुणनखंड हो। कारण है हम बता रहे हैं, एक अगर लेंगे तो एक का केवल और केवल एक गुणनखंड है, एक ही तो गुणनखंड है, एक एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा। लेकिन कहता है एक और स्वयं कहता है, तो एक से करके जाता है, स्वयं से करके जाता है एक, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या ना होगा। पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर यहाँ पर कितना होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होगा, 15 नहीं होगा, इसमें कौन होता है, 17 होता है, फिर 19 हो जाएगा, फिर इस तरह से 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 होगा, फिर इसके बाद 37 होगा, 37 के बाद 41 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 43 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से 53 हो जाएगा, 53, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 59 हो जाएगा, फिर 61 होगा, 63 होगा, 63 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, एक यहाँ पर 69 हो जाएगा, 71 हो जाएगा इस तरह से। और इस तरह से आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका 79 हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 83 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, और 87 नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97, 89 भी हो जाएगा, 89। तो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25। तो 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 25। तो 25 होगी, इस तरह से लिख लेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ तक कौन दिक्कत है तो कहिए।